सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके हिंदी विषय के टॉप 30 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं और आप सभी लोगों को पता है कि हर रात को 8 बजे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आती हूँ, जिसमें हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस को पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं और हमेशा के लिए इनको अच्छे से हम अपने माइंड में रख भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं जितने क्वेश्चंस को आप लोगों को पढ़ाती हूँ उनको अच्छे से समझाती भी हूँ। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी और अपने ग्रुप्स में भी, जहां पर आप लोग ग्रुप स्टडी करते हैं, जहां पर आपने अपना ग्रुप बनाया हुआ है किसी भी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इससे ये फायदा होता है कि जब आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपके साथ के जो आपके सहपाठी, जो आपके मित्र होते हैं, यानी कि जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो भी आकर के जुड़ करके आपके साथ ही उन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो आप ये भी जान पाते हो कि किसकी तैयारी कितनी बेहतर चल रही है और कहाँ पर किसके अंदर कितनी कमी है, किसको अपनी कमियों को दूर करना है और अपनी बेहतर तैयारी करनी है। तो इसलिए आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से और सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है? छ, त्र, ज्ञ, श्र। दोस्तों, छ, त्र, ज्ञ और श्र ये चारों ही क्या है? संयुक्त व्यंजन है। जो छ है ये किससे मिलकर के बना हुआ है? ये क और श से मिलकर बना हुआ है, ये छ हो गया। अब इसके बाद देखिए जो त्र है ये त और र से मिलकर के बना हुआ है, त्र हो गया। फिर ज्ञ है ये ज और इ से मिलकर के बना हुआ है, ये ज्ञ हो गया। फिर श्र है, श्र जो है ये श और र से मिलकर के बना हुआ है, तो ये श्र हो गया। तो इस तरीके से ये जो संयुक्त व्यंजन है ये बार बार एग्जाम में पूछता है। तो संयुक्त व्यंजन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कौन व्यंजन वर्गीय व्यंजन कहलाता है? आप लोग सभी लोग अपने अपना आंसर दीजिए। कौन सा व्यंजन वर्गीय व्यंजन कहलाता है या कौन व्यंजन वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आप सभी को पता है कि तीनों श और ह, ये ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। हर वीडियो में मैं आपको ये बताती हूँ क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछता है। और संयुक्त व्यंजन अभी आप लोगों ने देखा, छ, त्र, ज्ञ और श्र है। तो स्पर्श व्यंजन यहाँ पर बचा। तो स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। इस तरीके से का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, इस तरीके से पा वर्ग। देखिए ये पांचों वर्ग होते हैं। तो का में का, खा, गा, गा, अंगा, चा में चा, छा, जा, जा, इया, टा में टा, ठा, डा, डा, अड़ा, ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना और पा में पा, फा, वा, भा, मा। इस तरीके से टोटल 25 वर्ण होते हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपने देखा सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, चिड़िया का बहुवचन है। चिड़िया जो शब्द है, चिड़िया मतलब पक्षी, तो चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़ियागढ़, चिड़ियाजन, चिड़िया या फिर चिड़ियाएं। तो दोस्तों, चिड़िया का जो बहुवचन होगा वो होगा चिड़िया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है चिड़िया, चिड़िया चहचहा रही थी। इस तरीके से हम बनाते हैं जब कोई वाक्य बनाते हैं जिसमें कई सारी चिड़िया होती है, तो हम क्या कहते हैं? चिड़िया चहचहा रही थी। इस तरीके से कोयल गा रही थी, मोर नाच रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है चिड़िया, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जल का बहुवचन क्या है? जल मतलब पानी, जल का बहुवचन क्या है? जलों, जलें, जलियां या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो जल शब्द होता है इसका बहुवचन भी जल ही होता है। इसका बहुवचन भी क्या होता है? जल ही होता है। इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विश्व धन मित्र की संधि क्या हो जाएगी? विश्व धन मित्र, यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम लिखेंगे विश्व धन मित्र। तो इसका जब इसका हम ये संधि विच्छेद, जब इसका हम संधि करेंगे तो ये हो जाएगा विश्वामित्र। क्या हो जाएगा? विश्वामित्र। तो विश्वामित्र आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, विश्व धन मित्र का हो जाएगा विश्वामित्र।
तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अहन धन रात्रि की संधि हो जाएगी। अहन धन रात्रि मिलकर के जब इसका हम संधि करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा ये अहो रात्रि। अहन धन रात्रि मिलकर के क्या हो जाएगा? अहो धन रात्रि। अहन धन रात्रि मिलकर के हो जाएगा अहो रात्रि। तो अहो रात्रि का संधि विच्छेद अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा? अहन धन रात्रि। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो यहाँ पर आप लोगों ने संधि विच्छेद का क्वेश्चन देख लिया। अब यहाँ पर आते हैं हम समास से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अव्ययी भाव समास है? अनपढ़, अपरिचित, मनमानी या फिर आजन्म। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो अव्ययी भाव समास होता है इसमें जो पहला पद होता है वो होता है अव्यय। वो क्या होता है? अव्यय होता है। और इसमें बहुत सारे यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ अव्ययी भाव समास के। सबसे पहले यथाशक्ति, इसके बाद आजीवन, फिर यथामति, आजन, यथाविधि, भरपेट, आमरण, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है आजन्म, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है? प्रत्यक्ष, प्रतिफल, यथाशक्ति, अपार। तो दोस्तों प्रत्यक्ष में यहाँ पर आप देखिए प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्रत्यक्ष, प्रतिदिन, ये इन सब में क्या होता है? इन सब में अव्ययी भाव समास होता है। प्रतिफल में भी अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति में तो अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन जो अपार दिया हुआ है इसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? जिज्जी विसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जिज्जी विसा किसमें सही लिखा हुआ है हमको ये ढूंढना है। तो जिज्जी विसा हम कैसे लिखते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है जिज्जी विसा इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा जिज्जी विसा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है? ये बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम पूजनीय लिखते हैं कि पूजनीय लिखते हैं कि पूजनीय लिखते हैं कि पूजनीय लिखते हैं, इसमें से हम कौन सा यूज करते हैं? और ये बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें। तो दोस्तों जो पूजनीय है वो पूजनीय नहीं होता बल्कि क्या होता है? पूजनीय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चे ये जो ऑप्शन ए दिया है इसको लगा के आते हैं, ये गलत है। तो सही क्या होता है? पूजनीय होता है। पूजनीय माता पिता, इस तरीके से हम यूज करते हैं। किसी को लेटर या पत्र लिखते हैं अपने से बड़े को तो हम पूजनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पूजनीय हम इस तरीके से लिखते हैं, पूजा से बना हुआ है पूजनीय। ठीक है, तो पूजनीय नहीं होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। गधा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? जो गधा है ये तद्भव रूप है, यानी कि बिगड़ा हुआ रूप है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा गधे का? गर्द, गर्धव, गधा या फिर गर्धव। दोस्तों गधा का जो तत्सम रूप होता है गर्धव। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गर्धव आप देख रहे हो, ये बिल्कुल सही है। अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। चकवा शब्द का तत्सम रूप क्या है? चकवा जो शब्द है इसका तत्सम रूप क्या है? चकवक, चकवाक, चक्रवाक या फिर चक्रवक्र। तो दोस्तों जो चकवा शब्द है ये तद्भव शब्द है, इसका जो शुद्ध रूप यानी कि तत्सम रूप है वो होता है चक्रवाक। क्या होता है? चक्रवाक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चक्रवाक। चकवा का शुद्ध रूप या तत्सम रूप क्या होता है? चक्रवाक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। मेरा वह पेन खो गया जो तुमने दिया था, यह किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, साधारण वाक्य है या इनमें से कोई? मेरा वह पेन खो गया जो तुमने दिया था, तो यह किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों ये एक मिश्रित वाक्य है। मेरा वह पेन खो गया, ये किस पर निर्भर कर रहा है? इस वाले उपवाक्य पर जो तुमने दिया था, इस पर। तो इस तरीके से ये हो जाएगा मिश्रित वाक्य। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है, कौन सा वाक्य है? मिश्र, संयुक्त, सरल या फिर कठिन?
तो ये किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है, तो आप लोग आंसर करिए इसका। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्योंकि मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित में से कौन फूल का पर्यायवाची नहीं है? पुष्प, सुमन, निखिल, कुसुम। तो पुष्प, सुमन और कुसुम ये तीनों ही फूल के पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ पर जो निखिल है यह पुष्प का या फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रेम का पर्यायवाची नहीं है? स्नेह, आसक्ति, तात या फिर प्रीति। इसमें से कौन है जो प्रेम का पर्यायवाची नहीं है? तो स्नेह तो होगा ही, आप सभी को पता है, प्रीति भी होगा और आसक्ति भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि प्रणय भी होता है, स्नेह भी होता है, अनुरक्ति भी होता है, अनुराग भी होता है, अनुभूति, भाव, ये सब होता है। ठीक है, निकटता, आत्मीयता। तो यहाँ पर आप देखिए जो तात है, ये तात प्रेम का पर्यायवाची नहीं है। तो तात का अर्थ पिता भी होता है और आदरणीय व्यक्ति भी होता है। ठीक है, हे तात, तो इस तरीके से हम बोलते हैं, मतलब पिता के लिए भी हम यूज कर सकते हैं और अपने से बड़े व्यक्ति के लिए भी यूज कर सकते हैं तात शब्द को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये प्रेम का पर्यायवाची नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। निम्नलिखित में से पयोधर का अर्थ नहीं है? बादल, पर्वत, मोर या फिर तालाब। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी है, मोर। ये पयोधर का अर्थ नहीं है, बाकी बादल, पर्वत और तालाब ये तीनों का अर्थ पयोधर होता है, लेकिन मोर का नहीं होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। निम्नलिखित में से मोह का अर्थ नहीं है? मोह, ममता, प्रिय, आसक्ति, प्यार। इसमें से कौन सा मोह का अर्थ नहीं है? तो दोस्तों मोह का अर्थ प्रिय नहीं होता है, बाकी सब ममता, आसक्ति, किसी से बहुत लगाव होना तो मोह कहलाएगा। प्यार ये भी मोह के अंतर्गत ही आएगा, ममता भी आएगी लेकिन प्रिय नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है प्रिय, ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। किसी वस्तु में छोटी छोटी त्रुटि खोजने वाला छिद्रान्वेषी कहलाएगा, आलोचक कहलाएगा, समालोचक कहलाएगा या फिर चित्रकर्ता कहलाएगा। कुछ लोग होते हैं ना कि छोटी छोटी चीजों में भी कमी ढूंढ लेते हैं, गलतियां ढूंढ लेते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे छिद्रान्वेषी। क्या कहेंगे? छिद्रान्वेषी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, यानी कि जो बिना तिथि बताए आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? आप सभी लोगों को इसका आंसर पता है। जो बिना तिथि बताए ही घर पर आ जाए, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? हमारे घर में जो मेहमान आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। तो मेहमान बता करके नहीं आते हैं, खैर आजकल तो चीजें चेंज हो गई, मोबाइल हो गया है, लेकिन फिर भी जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे हम कहते हैं अतिथि। क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय स्थायी भाव हास्य रस में, शांत रस में, अद्भुत रस में या विभत्स रस में। तो विस्मय स्थायी भाव दोस्तों जो होता है ये होता है अद्भुत रस में। तो ऑप्शन सी जो है अद्भुत रस, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। आचार्यों ने सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना है? रौद्र रस को, श्रृंगार रस को, करुण रस को कि वीर रस को। कौन सा रस है जिसको सबसे अच्छा माना गया है? दोस्तों सबसे अच्छा रस माना गया है श्रृंगार रस को आचार्यों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग, श्रृंगार रस को सबसे सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का क्या अर्थ है? आलोचना करना, निंदा करना, विपरीत कार्य करना या बहुत क्रोधित होना। तो उल्टी गंगा बहाना ये जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है विपरीत काम करना, उल्टा काम करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है विपरीत कार्य करना, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? स्वयं तबीयत खराब करना, ध्वस्त करना,
कठिनाई में पड़ना या फिर अपनी हानि स्वयं करना। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने का मतलब होता है कि अपना खुद का नुकसान अपने आप ही कर लेना। ठीक है, अब अपने पांव पर इंसान कुल्हाड़ी मारेगा तो क्या होगा, उसका नुकसान तो उसी का होगा ना। तो अपनी हानि स्वयं करना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। मोह सम कौन कुटिल खल कामी अलंकार, इसमें मोह सम कौन कुटिल खल कामी में अलंकार कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें अलंकार उपमा, वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा या श्लेष, इसमें कौन सा अलंकार है मोह सम कौन कुटिल खल कामी में। तो ये जो यहाँ पर दोस्तों वाक्य, यहाँ पर ये जो पूरा कथन कहा गया है मोह सम कौन कुटिल खल कामी, यहाँ पर इसमें वक्रोक्ति अलंकार है दोस्तों। तो वक्रोक्ति अलंकार में होता क्या है, इस अलंकार में किसी एक बात का जो आशय होता है उसको जो सुनने वाला होता है उसका दूसरा अर्थ लगा लेता है। यानी कि हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इस अलंकार में किसी बात का एक आशय है, यानी कि किसी बात को एक आशय के थ्रू कहा जाता है, लेकिन जो सुनने वाला होता है इसका टेढ़ा अर्थ निकाल लेता है, उल्टा अर्थ निकाल लेता है। जैसे आम बोलचाल की भाषा में अगर हम कहें कि सामने वाला हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, उसके कहने का अर्थ वो नहीं है जो हम समझ ले रहे हैं, या हम अपने अनुसार उसका अर्थ बदल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए जो इसमें अलंकार है वो कौन सा है, वक्रोक्ति, यानी कि जो बोलने वाला है उसको किसी और आशय से कहता है, लेकिन सुनने वाला उसका अलग या टेढ़ा अर्थ निकाल लेता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों से, इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, श्लेष, यमक या फिर उत्प्रेक्षा। तो चर मरर खुल गए अरर, यहाँ पर देखिए जो र शब्द है, र अक्षर है, वो कई बार रिपीट हो रहा है, र देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है इसमें। यहाँ पर चर में भी, मरर में भी, फिर देखिए अरर में भी, फिर रव में भी र है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। मतवाला नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, बाबू गुलाब राय, धर्मवीर भारती, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो मतवाला नामक पत्रिका के संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो मतवाला निराला, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो अपने दिमाग में, मतवाला निराला, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, ला आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रखते हैं कि मतवाला नामक जो पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। हंस नामक पत्रिका के संपादक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन है, राजेंद्र यादव, राम नामवर सिंह, मृणाल पांडे या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी। दोस्तों जो हंस नामक पत्रिका है इसके संपादक है राजेंद्र यादव। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हंस नामक पत्रिका है इसका जो संपादन है सबसे पहले शुरू किया गया था मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा 1930 ईस्वी में। ठीक है, 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, और ये बनारस से शुरू किया गया था दोस्तों। लेकिन राजेंद्र यादव जी ने 1986 से लेकर के 2013 तक इसका प्रकाशन किया। तो इसमें देखिए ऑप्शंस में कहीं मुंशी प्रेमचंद नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर अगर इस ऑप्शन में मुंशी प्रेमचंद होते तो हम मुंशी प्रेमचंद को ही लगाते, लेकिन हंस नामक जो पत्रिका इसका संपादन 1986 से लेकर के 2013 तक राजेंद्र यादव जी ने इसका पुनः प्रकाशन शुरू किया था इस हंस नामक पत्रिका का, और ये ऑप्शन में है तो इसीलिए हमने यहाँ पर इनको लगाया। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि अगर इस तरीके से एग्जाम में आता है और वहां पर मुंशी प्रेमचंद ऑप्शन में होते हैं तो हम इनको लगाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। व्यास सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, के बिरला फाउंडेशन, बिहार सरकार, केंद्रीय हिंदी निदेशालय या उत्तर प्रदेश सरकार। व्यास सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, व्यास सम्मान। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा के बिरला फाउंडेशन, ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी और सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ रहे होंगे। कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किया जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा
ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 30 है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ, बिहार सरकार, केंद्रीय हिंदी निदेशालय या साहित्य अकादमी, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है मूर्ति देवी पुरस्कार? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा प्रदान किया जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से सही बने रहिए और हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप सभी लोगों के सपने पूरे हों। आपने जो भी सपने देखे हैं अपने जीवन में, चाहे वो शिक्षक बनने का हो, चाहे वो किसी भी मंजिल पर पहुंचने का हो, जिसका भी सपना आपने देखा है, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी के सपने पूरे हों और आप सभी लोग मेहनत करें इसके लिए दोस्तों। और आपके लिए वीडियोस हम लेकर के आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। और हमारा पूरा यही प्रयास रहता है कि आप लोगों के लिए बेस्ट क्वालिटी की वीडियोस हम लेकर के आए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आए, जिससे जो आपकी तैयारी है वो बेहतर हो पाए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, कौन सी बुक्स लेनी है, तैयारी कैसे करनी है, बिना कोचिंग की तैयारी कैसे कर सकते हैं, टाइम टेबल कैसे बनाएं, ये सारी वीडियोस पहले से ही अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए मैंने बना के रखे हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में आप जो भी क्वेश्चन आपके मन में है, जो भी डाउट्स हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे हमारे जितने भी भाई बहन हैं जो जॉब भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, उनके लिए हम वीडियोस लेकर के आते हैं ताकि वो कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएं। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों। जय हिंद।